नमस्कार। मैं हूं विज्ञान प्रकाश। आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट। पॉइंट बड़ा क्लियर है कि सब लोग ये जानना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में प्रमुखतः किन किन लोगों को स्थान मिलेगा और कौन कौन मंत्री बनेगा। ये इसलिए भी बहुत अहमियत रखता है क्योंकि नरेंद्र मोदी पर इस तरह की ऐतिहासिक जीत से पहले उनके जो विरोधी रहे हैं वो हमेशा ये चार्ज लगाते रहे हैं, ये आरोप लगाते रहे हैं नरेंद्र मोदी पर कि वो अपने तरीके से काम करते हैं, वो डिक्टेटोरियल स्टाइल से काम करते हैं, वो लोगों को साथ लेकर क्या चल पाएंगे, क्या वो सभी को बीजेपी में साथ लेकर चल पाएंगे। बीजेपी में उनका कद इतना बड़ा हो चुका है कि क्या पुराने नेताओं के लिए नरेंद्र मोदी के युग में भारतीय जनता पार्टी में जगह होगी। इन्हीं सब कारणों की वजह से नरेंद्र मोदी किसको क्या क्या बनाते हैं अपनी सरकार में, पारंपरिक तौर पर ये प्रधानमंत्री का निर्णय होता है, पूरी तरह से प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है, तो फिलहाल नरेंद्र मोदी जो भी करेंगे उसमें एक समावेशी किस्म की सियासत करने की कोशिश जरूर नजर आएगी। सबसे पहले देखते हैं अखिलेश शर्मा हमारे साथी की ये रिपोर्ट। तमाम नाम चर्चा में हैं, अखबारों में एक तरह से मंत्रालय बट रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जमीनी हकीकत क्या है, अखिलेश की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के अलावा अगले गृह मंत्री भी हो सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह भी ये महकमा चाहते हैं, लेकिन अगर वो सरकार में शामिल हुए तो उन्हें रक्षा मंत्रालय दिया जा सकता है। वैसे पार्टी के भीतर कैबिनेट को लेकर ऐसी अटकलों पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। और मंत्रिमंडल में कौन हो इसके सारे फैसले प्रधानमंत्री करेंगे। आज चर्चा हुई राजनाथ सिंह जी को मैंने बधाई दी। फिर भी अटकलें जारी हैं। मसलन कोई अरुण ही वित्त मंत्री होगा, चाहे वो जेटली हो या फिर शौरी। हालांकि शौरी को शामिल किए जाने पर मोदी को कुछ विरोध झेलना पड़ सकता है। विशाल बहुमत ने मोदी का काम आसान किया है तो कुछ मुश्किल भी। पार्टी में हाल में शामिल हुए लोगों को मालूम है कि उन्हें जगह नहीं मिलने वाली। नहीं, सरकार में देखिए मैं अपनी कोई भूमिका नहीं देखता। I was in Congress and I did my PhD. Even there, if I was not appointed as a lecturer and reader and professor in the party, so here I have only taken my admission in nursery. So if I'm just started my career, how I can expect that I should be appointed as a reader and professor? बीजेपी में बाहर के मेहमानों को भी मालूम है कि अब घर में जगह नहीं बचेगी। We need him. Yes, we would be definitely. We were never averse to him. We would definitely be giving him issue-based support. अटकलें और भी हैं। राजनाथ सिंह सरकार में आए तो पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हो सकते हैं। इंदौर से 8 बार सांसद रही सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष बन सकती हैं, लेकिन इन सबके बीच सवाल भी हैं। पार्टी आडवाणी, जोशी, सुषमा और उमा भारती जैसे वरिष्ठ नेताओं का क्या करेगी? कैबिनेट में पिछड़ी और दलित नुमाइंदगी के चेहरे कौन होंगे? और बीजेपी के बाहर एनडीए के दूसरे दलों को कितनी जगह मिलेगी? वैसे इसमें शक नहीं कि जो भी तय करेंगे मोदी ही करेंगे। नरेंद्र मोदी को लोकसभा में कुछ वैसे ही नंबर्स मिले हैं जैसे नंबर्स में उन्हें काम करने की आदत है। उनके मंत्रिमंडल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उसे देखकर ही पता लगेगा कि अगले 5 साल में वो अपना एजेंडा किस तरह लागू करना चाहते हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती सरकार और संगठन के बीच संतुलन बिठाने की भी है। शायद यही वजह है कि बैठकों का इतना लंबा सिलसिला चलता आ रहा है। कैमरामैन मंजू के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर संगीत रागी, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस की विचारधारा रखते हैं। मेरे साथ जेपी यादव साहब मौजूद हैं, जो कि टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से जुड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, वो महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन सबसे पहले अखिलेश, मैं आपके पास आऊंगा। आपके अपने आकलन से, और आप के आकलन का मैं बहुत सम्मान करता हूं, किस तरह का होगा नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल? और मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी कांग्रेस की एक खराब अर्थशास्त्र की लेगेसी में प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो सबसे बड़ा, मेरा अपना मानना है कि सबसे बड़ी चुनौती कोई होगी तो उस स्थिति को सुधारने की। अखिलेश,
बिल्कुल अभिज्ञान, और जब उनका मंत्रिमंडल बनेगा तो जाहिर है कि जो जिन लाइन पर हम विश्लेषण करते रहे हैं कि किस राज्य से प्रतिनिधित्व दिया गया है, किस जाति से दिया गया है, किस उम्र के लोगों को दिया गया है, ये तमाम चीज़ों का विश्लेषण होगा। लेकिन मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल बनाते वक्त नरेंद्र मोदी के लिए ये सब क्राइटेरिया नहीं होंगे, बल्कि उनके क्राइटेरिया होंगे कि किसकी कितनी कैपेबिलिटी है, कैलिबर है और किस तरह की उसकी कैपेसिटी है। इस दायरे के ऊपर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का गठन कर रहे हैं। इसीलिए हमें बताया गया कि जो तमाम लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें वो अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहते हैं, वो सिर्फ उनकी बातें सुन लेते हैं, सिर हिला देते हैं और हाथ जोड़ करके नमस्कार कर लेते हैं। यानी वो जो भी फैसला है वो अपनी ओर से करना चाहते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। सम्मान जो है उम्र का वो जरूर होगा, इस बात की बात जरूर की जा रही है, लेकिन क्या उन्हें चाहे आडवाणी हो चाहे जोशी हो, इन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये देखने की बात होगी। जहां तक आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि 10 साल में जो अर्थव्यवस्था की हालत हुई है उसे पटरी पर लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है वो महंगाई का, भ्रष्टाचार का। इसलिए वित्त मंत्री कौन होगा, इस पर लगातार सबकी नजरें हैं, सबके मन में ये सवाल भी है। तो ये हमें बताया गया, सूत्र हमें बताते हैं कि अरुण शौरी या अरुण जेटली दोनों में से कोई एक वित्त मंत्री हो सकता है। अरुण शौरी का नाम जरूर चौंकाने वाला है, क्योंकि वो अभी पार्टी में नहीं है। यानी अगर उन्हें मंत्री बनाना है तो न सिर्फ उन्हें पार्टी में लाना होगा, बल्कि राज्यसभा भी का रूट भी उनको देना होगा, और इसीलिए पार्टी के भीतर उनके नाम को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की है, और उनका एक जो नया नाम सामने आया है उसको लेकर के जरूर पार्टी में हलचल दिखाई दे रही है। अखिलेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मुझे याद है जब अरुण शौरी जब मंत्री थे वाजपेयी की गवर्नमेंट में, अरुण शौरी उन लोगों में से थे जिनका काम करने का तरीका एक, और बी उनके जो फैसले थे खासतौर पर डिसइन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में, इसका ना सिर्फ विरोध हुआ था, इसको बहुत क्रिटिकली रिव्यू किया गया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत गंभीर प्रश्न है कि इस तरह की परिस्थिति में क्या नरेंद्र मोदी जो है उस तरह के खतरे उठाना चाहेंगे, उठाना पसंद करेंगे। मनमोहन सिंह पर हमेशा यह आरोप लगा कि वो एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, सियासी प्रधानमंत्री नहीं थे। उन्होंने टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में कमान ज्यादा सौंप दी, जिसका ये नतीजा निकला कांग्रेस पार्टी के लिए। अखिलेश जी हाँ, लेकिन मनमोहन सिंह के उलट नरेंद्र मोदी पूरी तरह से पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल बनाने का जो अधिकार है, विशेषाधिकार है, उसका वो पूरा इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है अभिज्ञान की। कल ही आरएसएस की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया, राम माधव को ये बाइट देने की जरूरत महसूस हुई, ये स्पष्ट करने की जरूरत महसूस हुई कि वो अपनी ओर से ना तो सरकार में न ही संगठन में कोई भी दखल देगा। क्योंकि ये बात इसलिए भी जरूरत मुझे लगता है महसूस हुई है क्योंकि लगातार सिलसिला हम देख रहे हैं कि केशव कुंज में जाने का तांता बंधा हुआ है बीजेपी नेताओं का, वहां पर जाकर के मत्था टेक रहे हैं। ये माना जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में अपनी जगह सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए आरएसएस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन आरएसएस की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया कि वो किसी भी तरह का दखल नहीं देगा। इसी तरह से पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह का भी लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। नरेंद्र मोदी से भी लोग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक जैसे कुछ लोगों से मोदी ने ये कहा कि जब उन्होंने कहा कि फला राज्य से ये 3 या 4 लोग हैं जिनको कि मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, और दिलचस्प बात ये थी कि वो तमाम लोग जिनकी आपस में पार्टी में राइवलरी मानी जाती है, वो सब लोग इकट्ठे नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए गए ताकि ये दिखा सकें कि वो आपस में एक हैं और मिल गए हैं, और कम से कम मंत्रिमंडल में जगह उन्हें एक साथ मिल सके। लेकिन मोदी ने उन्हें यह कहा कि जो नतीजा है उसको देख करके उन्हें लगता है कि उस राज्य में उन्हें संगठन में काम करने की ज्यादा जरूरत है, संगठन पर जोर देना होगा। तो इस तरह के जवाब देकर के संकेत भी मोदी अपनी ओर से दे रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं आने वाले दिनों में। अखिलेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी यहाँ पर जो पॉइंट अखिलेश रख रहे थे ये पारंपरिक है। मैंने भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारों को बहुत करीब से देखा है। लोग जाते हैं संघ के मुख्यालय में अपनी बात करने, ये लॉबी होती है भारतीय सियासत में, हर पार्टी में ये लॉबिंग होती है। बीजेपी में होना कोई ना आश्चर्य की बात है ना नई बात है। लेकिन जो बड़ा मसला मैं रख रहा हूं वो ये कि कुछ एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तब भी मैंने ये रखा था कि आप लोगों की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक ऐसी परिस्थिति में आ रही है जहां पर आर्थिक व्यवस्था कमजोर है, महंगाई का भयानक गुस्सा कांग्रेस सरकार ने झेला है, और लोग तकरीबन ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ तो करेंगे। इसीलिए एक एक व्यक्ति जो आज चुना जाएगा इस कैबिनेट के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिज्ञान, आप बहुत सही फरमा रहे हैं, और अखिलेश की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का इस इलेक्शन में जो एक अभ्युदय हुआ है वह एक विशेष परिस्थितियों के अंदर हुआ है।
जबकि सारी सरकारी व्यवस्था चरमरा गई थी और जब गुड गवर्नेंस जो है वो एक बहुत बड़ा इस इलेक्शन में एक मुद्दा रहा है। और उस मुद्दे पर ही आप देखेंगे कि ये सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो यंग लोगों की जो रिएक्शंस था बीजेपी के, मैंने आज तक इतने वर्षों के अपने राजनीतिक विश्लेषण में कभी मैंने युवकों को इस प्रकार से पार्टिसिपेट नहीं होते हुए देखा है। तो सबसे पहली बड़ी जो चुनौती होगी नरेंद्र मोदी के लिए वो गवर्नेंस की चुनौती है। और ये गवर्नेंस का जो कहा जाता है कि आपके पहले कुछ महीनों और में किस प्रकार के आप लोग रखते हैं, नहीं होगी, जैसा अखिलेश बता रहे, मुझे कहीं से मुझे कोई किस्म का ऐसा दबाव, लगता, लॉबिंग होना भारतीय सियासत में, कहीं की सियासत में कोई नई बात है। संघ में जब शुरू में हर आदमी चाहता है जब कि पहली वाजपेयी की सरकार बनी थी तब भी लोग झंडे वाला जाया करते थे, नागपुर जाया करते थे, ये सामान्य बात है। लेकिन जहां तक मेरा अपना पहले, एक तो बात तो है कि संघ कभी भी इस प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं करता है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी वाजपेयी ने अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी अनुभवों के आधार पर उन्होंने वित्त मंत्रालय दिया या डिसइन्वेस्टमेंट्स की मिनिस्ट्री दी। यहां भी नरेंद्र मोदी इस चीज का पैमाना जरूर ध्यान में रखेंगे कि गवर्नेंस। मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं आपको इसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस दे सकता हूं कि किस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के पहले टर्म में वित्त मंत्रालय के फैसलों को संघ की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने उसका विरोध किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत गंभीर विषय है। मैं अखिलेश से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि वित्त मंत्रालय पहला मंत्रालय है जिससे आपको एक संदेश भेजने की जरूरत है कि ये नारा देना बहुत अच्छा है कि अच्छे दिन आ रहे हैं। उस नारे ने जादू किया, नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक तौर पर आए, लेकिन अब पार्ट 2 शुरू होता है। अभियान, मैं एक चीज इस पे रखना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने वो सारा काम डिसइन्वेस्टमेंट का हो, प्राइवेटाइजेशन का हो, लिबरलाइजेशन का हो, उन्होंने इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग गुजरात में ऑलरेडी कर चुके हैं वो। और उस गुजरात के प्रयोग को वो राष्ट्रीय परिदृश्य पर वो जरूर लाना चाहेंगे। जीडीपी के राज्य के फॉर्मूला को आप साधारण तौर पर, मैं पॉलिटिकल और भी बहुत लिखता हूं, उसको आप साधारण तौर पर हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते। ये एक हकीकत है। और इसमें जिसमें मैंने कहा कि मैं बार बार इस बात को अपने कार्यक्रम में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की जीत से कोई आधा प्रतिशत भी श्रेय नहीं ले सकता, वो असंभव है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, जो मैं इश्यू उठा रहा हूं, उस दिन भी आपके साथ प्रोग्राम में था, ये अब वो समय आ गया। यहां पर सिर्फ इस बात का प्रश्न नहीं है कि कौन कैबिनेट मिनिस्टर बन जाएगा, बड़े नेता कितने एडजस्ट हो पाएंगे, नहीं एडजस्ट हो पाएंगे। पॉइंट ये है कि इतने बड़े मैंडेट के बाद आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं लोगों को, और आर्थिक मसलों पर नरेंद्र मोदी की एक स्पष्ट राय सबसे ज्यादा मायने रखेगी। देखिए अभियान जी, ये स्वाभाविक सारे प्रश्न आपने डिबेट पे ले आए हैं। ये सही बात है, देश एक विशेष परिस्थिति के अंदर गुजर रहा है। देश के सामने महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार बढ़ना, ये सारे चुनौती है। आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा, ये सब प्रमुख बिंदु है। उसमें लोगों ने ये जो सब हुआ है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि नहीं है, ये भारत की जनता की एक स्पष्ट मत है, जिनको उन्होंने भरोसा किया, नरेंद्र मोदी जी पे उनकी आस्था स्थापना उन्होंने किया। भारत की आम जनता ने, उन्होंने उस ढंग से भी स्पष्टता दिया कि आप एक अच्छा शासन चलाओ। संवैधानिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री जी की अधिकार होती है अपना मंत्रिपरिषद चयन करने के लिए। राजनीतिक प्रक्रिया में जो पार्टी चुनती है या जो गठबंधन चुन के आता है, सारे प्रमुखों से बातचीत करके ये प्रधानमंत्री जी की विशेषाधिकार है। मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 2.5-3 महीने में एक प्रखर अभियान के नाते जो मुद्दा सब देश के सामने उठाया था, मुद्दे के ऊपर जनता ने उनको मैंडेट दिया है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए नेतृत्व, संगठन और हमारी पूरा आंदोलन उस दिशा से जा रही है। और एक जवाबदेही, एक क्षमतावान, एक गुणवान मंत्रिमंडल गठित होने वाला है। जीपी यादव जी, एक यही सवाल मैं वापस अखिलेश से पूछूंगा, उसके बाद एक ब्रेक लूं। इस तरह की परिस्थिति में खाली ये बात नहीं कि अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव हार गए, अरुण शौरी पार्टी में नहीं, मैंने कहा इस वक्त नरेंद्र मोदी का आर्थिक एजेंडा सबसे ज्यादा क्रूशल है। आप किस तरह का वित्त मंत्री देखना चाहेंगे? जो डिलीवर कर सके, जो
नरेंद्र मोदी बहुत बड़े एक एक्सपेक्टेशन जनरेट करके आए हैं और उनके पास ये मौका है। अगर वो नहीं डिलीवर कर पाते हैं तो वो जानते हैं कि अगर अच्छे दिन नहीं ला पाए तो उनके बुरे दिन आ जाएंगे। वोटर जिस तरह से देती है उस तरह से गिरा भी देती है, इसलिए उनको डिलीवर करना, दे हैव नो अदर चॉइस बट टू डिलीवर। जी, उनको मैं इस सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये भी बात बहुत स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के इस चुनाव को उस पिच पर ले जाने के लिए बहुत स्पष्टता ये लिखा गया, कहा गया कि कॉर्पोरेट इंडिया, इंडिया इंक ने नरेंद्र मोदी को बैक किया है। हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों में, 2.5 सालों में कॉर्पोरेट इंडिया की किन तकलीफों और आरोपों दोनों से गुजरा है। तो कॉर्पोरेट इंडिया के लिए इस अंग्रेजी में कहेंगे सेवियर है नरेंद्र मोदी। और ये सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। और एक देखना होगा कि इनके साथ यूथ जो जुड़ा, यूथ का एक मेजर चंक, चारों तरफ ये विश्लेषण आ रहा है कि यूथ ने इनको सपोर्ट किया। और यूथ का सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है कि इकोनॉमी सुधरेगी तो जॉब जनरेट होगा। जॉब अगर नहीं जनरेट कर पाएंगे तो काफी अनरेस्ट। जॉब जनरेशन, इकोनॉमी को फिर से रिजुविनेट करना जिसको कहते हैं, कि फिर से वो ग्रोथ लौट के आए और लोग, नौजवान जो पढ़ लिख के निकलते हैं इधर उधर से, उन्हें नौकरी मिले। अगर ये सब नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए ये फिर बैकलैश होगा, ये एंटी इनकम्बेंसी जो हम कहते हैं। जी, अखिलेश आप कुछ कह रहे थे। जैसे मैंने कहा कि अब जैसे अगर हम सिर्फ अरुण शौरी का, अटल जी के समय का वो सरकार मैंने बड़े करीब से देखी थी, मैं बार बार कहता हूं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें। ये आरोप बहुत स्पष्टता नरेंद्र मोदी पर लगा है कि इस पिच के लिए एक तरह से जो बड़ा, जो जिसे हम बिग बिजनेस कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा था। बहुत स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी को उस बिग बिजनेस की तरफ देखना होगा। यही वो बिग बिजनेस है जिसने 2004 से लेकर 2009 तक मनमोहन सिंह को सबसे बढ़िया प्रधानमंत्रियों में से गिनती करके दी। तो ये बड़े बहुत ही ज्यादा अहम मसले हैं मेरे हिसाब से, जो शायद सीधे बीजेपी की सियासत से ताल्लुक ना रखते हों, लेकिन यकीनन नरेंद्र मोदी की पोजीशन से ताल्लुक रखते हैं। अखिलेश, अभिज्ञान, मैं जो पूरी चर्चा सुन रहा हूँ, बहुत दिलचस्प बात सामने आ रही है कि देखिए राजनीतिक विमर्श किस तरह से बदला है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स किस तरह से बदल गया है। कि एक वक्त था कि हम जब मंत्रिमंडल गठन पर चर्चा करते थे तो हम पूछते थे कि गृह मंत्री कौन होगा, यानी प्रधानमंत्री के बाद जो गृह मंत्री होगा वो नंबर 2 होगा। ये स्वाभाविक रूप से चर्चा होती थी, लोगों में उत्सुकता होती थी। लेकिन आज चर्चा इस बात पर हो रही है कि वित्त मंत्री कौन होगा। तो ये इस अपने आप में इस तरफ इंडिकेट करता है अभिज्ञान कि किस तरह से अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर प्राथमिकता की सूची में आ गई है। और जो जिक्र हो रहा है कि किस तरह से आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, क्योंकि क्यों नहीं आए। मेरा अपना एक एनालिस्ट के तौर पर मानना है कि जो राष्ट्र महंगाई की इस तस्वीर से गुजर रहा हो, जो रुपए के ऊपर नीचे से गुजर रहा हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल खराब हो, एसएमईज का हाल खराब हो, पूरी अर्थव्यवस्था की तरफ लोग घबराहट से देखें। तमाम इंडिपेंडेंट आकलन अब साफ बताते हैं कि मनमोहन सिंह जो ग्रोथ 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 की बात करते थे, ग्रोथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट को, तरक्की से सीधे तौर पर नौकरियां नहीं मिलती हैं। सब बड़े अब गंभीर प्रश्न हो गए। तो अखिलेश, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है कि क्यों ना हो, ये बड़ी अहमियत रखता है। जी प्लीज। बिल्कुल, और ये काफी अहमियत रखता है, इसलिए सबकी उत्सुकता भी यही जानने में है कि जो वित्त मंत्रालय है उसे कौन संभालेगा। जो बीजेपी का अपना मैनिफेस्टो है, अगर आप उसको उठा करके देखेंगे अभिज्ञान, तो करीब 50 पन्नों का जो मैनिफेस्टो है उसमें आपको बड़ा हिस्सा एक ऐसा मिलेगा घोषणा पत्र का जो कि आर्थिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से पूंजी निवेश को बढ़ाना है, किस तरह से युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके देने हैं, ये तमाम चीजें जिनका विस्तार से जिक्र किया गया है। नरेंद्र मोदी का जो अपना गुजरात का मॉडल है उसके बारे में भी, उसको भी काफी हद तक इस मैनिफेस्टो में रिफ्लेक्ट किया गया। तो इसीलिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी लोगों की उत्सुकता इसी में है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्त मंत्री कौन होगा। जी, धर्मेंद्र, बहुत कम मेरे पास वक्त है। एक बड़ी गंभीर बात आपसे करना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस के मुख्यालय में, कांग्रेस के नजरिए से हमेशा प्रश्न करता हूं, क्योंकि जो जनादेश है वो कांग्रेस के खिलाफ गया है। पी चिदम्बरम साहब 24 अकबर रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं खड़ा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था। एक बार फिर, और जो कि किसी भी कांग्रेस के बड़े मंत्री को करना चाहिए, आंकड़े और आंकड़ों की तस्वीर और कांग्रेस के अचीवमेंट की तस्वीर, लोगों ने उसे कतई नहीं माना, हमारे सामने है, उन्होंने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। अब यहीं पर वो खतरा भारतीय जनता पार्टी या वो चुनौती बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए आती है कि क्या आप ऐसे लोगों को वित्त मंत्रालय में देखना चाहेंगे जो आंकड़ों की बातों से, आंकड़ों की
सियासत से आपको अपनी तरक्की समझाएं, या उनको आप देखना चाहेंगे? जैसे कोई अरुण शौरी है, उनको तो उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है गुजरात मॉडल को लेकर, या मैं नहीं जानता अरुण जेटली के बारे में, या वो लोग जो वाकई उस विकास की दर जिसकी बार बार बहस होती है इस मुल्क में, उसको जमीन पर पहुंचाएं, ग्राउंड पर पहुंचाएं। धर्मेंद्र, देखिए अभिज्ञान जी, एक युद्ध में या एक अभियान पे सेनापति की रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है जी। कांग्रेस की जमाने में जिनको कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नियुक्ति किया, उनको सबसे अवमूल्यन करने में किसकी बड़ी योगदान रही? तो कांग्रेस पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का रहा। वो एक अलग प्रकार की, विचित्र प्रकार की अरेंजमेंट उन्होंने खड़ा किया था। बिना जवाबदेही की सत्ता चलाना और जिनके नाम पे जवाबदेही चलाया उनको अधिकार नहीं देना, ये जो रचना अभी बनने वाला है, पहली बार इस देश में हम पे आरोप लगा कि ये कोई राष्ट्रपति प्रणाली की चुनाव नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो? हमने उस आधार पे चुनाव लड़ा, हमने नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व के ऊपर चुनाव लड़ा, और नरेंद्र मोदी जी की जो देश के बारे में प्रतिबद्धता है, सपना है, जो परिकल्पना है, उस पे देश की जनता ने भरोसा जताया। सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया, आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कॉर्पोरेट इंडिया की, देश की आज जो में पूरा चुनाव आयोग की पूरा जानकारी आने के बाद और स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है, लेकिन जो सरसरी जानकारी हमने इकट्ठा कर पाया, देश की 60-65 एससी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 70-75% एसटी सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। देश की सामाजिक आर्थिक रूप में जो सबसे वंचित वर्ग है, सबसे अधिक मात्रा में पार्टी के पक्ष में खड़ा दिख रहा है। यह बहुत बड़ी चुनौती है। नेता की जब स्पष्टता होती है, नेता की अगर नियत ठीक होती है, तो देश को आगे जाना तय है। इस प्रकार की नेता और नीति करने वाले नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, हाँ, बहुत कम समय में, बहुत जल्दी से जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है और जो प्रोडक्शन सिस्टम है, इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का प्रयोग बहुत रूरल बैकग्राउंड, रूरल एरियाज तक ले जाएंगे, लेकिन यदि आपका प्रोडक्शन सिस्टम यदि कमजोर हो जाता है, तब भी आपके लिए अहितकर है। और यदि आपका प्रोडक्शन सिस्टम है और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है, तब भी वह आपके लिए राजनीतिक खतरा पैदा करता है। तो जो भी वित्त मंत्री होगा, इन दोनों मुद्दों के बीच में संतुलन बनाएगा। जी, मेरे पास आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अहमियत का मसला है मेरे हिसाब से। और क्यों, मैं आपको जाते जाते 10 सेकंड में, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोशिशें नहीं की होंगी, ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह पर किसी ने यह आरोप लगाना और आवाज उठाना कम कर दिया था, बल्कि बार 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 ये बोला गया, एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर। आप जरा इस मसले को समझिए। फिर भी लोगों को लगा कि वो समाधान नहीं दे पाए, वो महंगाई कम करने की तारीखें देते रहे। ऐसा नहीं, कांग्रेस कोशिश नहीं कर पाई। क्यों कोई सरकार, मैंने हमेशा अपने कार्यक्रम में कहा है, क्यों कोई सरकार चाहेगी अलोकप्रिय होना? इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महज लॉबिंग का मसला नहीं है कि आपकी बात कौन मान जाए और किसके कहने से आप कौन से मंत्री बन जाए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी से जो उम्मीद की जा रही है, ये उसका मसला है। वक्त हमारे लिए क्या ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। थोड़ा सा समय लिया मैंने इस विषय पर, उस पर हम उसके बाद हम बात करेंगे बिहार और बिहार की सियासत। तो बिहार की सियासत पर हम चर्चा करते हैं। नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार की बात। नीतीश कुमार ने एक फैसले से बहुत कुछ बदल डाला है और उसका नतीजा यह हुआ है कि जीतन मांझी जो हैं वो बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। बिहार सरकार की पतवार अब जीतन मांझी के हाथ होगी। नीतीश कुमार ने उन्हें विधायक दल का नेता और बिहार का अगला मुख्यमंत्री तय किया है। सोमवार शाम जीतन मांझी को लेकर नीतीश राज्यपाल से मिले और उन्होंने उन्हें ये सूचना दी। जनता दल के विधायक दल के नए नेता श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में सरकार गठित करने का दावा आज हम लोगों ने पेश कर दिया है जनता दल की तरफ से।
इससे पहले जेडीयू विधायक दल की बैठक में इस्तीफा देने के नीतीश के फैसले की तारीफ की गई और उन्हें ही नया नेता चुनने का अधिकार दिया गया। इस पार्टी का नेतृत्व की कमान उन्हीं के हाथों में रहेगी, भले ही वो मुख्यमंत्री के पद पर नहीं रहे, लेकिन पार्टी उन्हीं के मार्ग निर्देशन में चलती रहे। वैसे इन ऐलानों के बीच जेडीयू में खींचतान भी पूरी चली। लगा कि एक खेमा नीतीश को किनारे करने की कोशिश में है। शरद यादव ने एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश का इस्तीफा वापस नहीं होगा। ये फैसला जो है वो पार्टी हित में, बिहार के हित में, देश के हित में और हमारे सहयोगी भाई नीतीश कुमार के हित में ये फैसला। आज इस फैसले को सबकी मोहर लगाना है। लेकिन ये भी साफ होने में वक्त नहीं लगा कि इस पूरी जंग में पार्टी पर नीतीश की पकड़ मजबूत बनी हुई है। 3 आरजेडी विधायकों का इस्तीफा मंजूर करा के नीतीश ने फिलहाल जेडीयू के लिए बहुमत भी जुटा लिया है। चुनावी हार के बाद नीतीश कुमार के सामने पार्टी में अपने साख बनाए रखने की चुनौती थी। फिलहाल इसमें तो वो कामयाब रहे हैं, लेकिन क्या 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद वो बिहार की राजनीति में कमबैक कर पाएंगे? ये सब कुछ अब बिहार की जनता के ऊपर निर्भर करता है। पटना से कैमरामैन मनोज कुमार और हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम शुरू किया है, रोड मैप उन्होंने लागू किया है, उस रोड मैप को सख्ती से आगे बढ़ाने की ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। पार्टी में एकता है, इसमें एकता को कोई टूट नजर आती है क्या आपको? कोई टूट नहीं है। एकता के लिए तो यही सबको लेकर के चलेंगे हम लोग। नीतीश जी के कार्यक्रम को कितना आगे बढ़ाइएगा? नीतीश जी के कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और रही बात उनका सोशल इंजीनियरिंग है, ये बड़ा मसला है और बहुत लोगों का ये मानना है, मैं समझना चाहूंगा कि नीतीश कुमार ऐसा कर रहे हैं ताकि उनको लगता है कि जो जन समर्थन उनके पास पहले था अब वो उनके पास नहीं है, वो बिहार में जाकर घूम सके। मेरे साथ शिवानंद तिवारी जी मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान साहब ही हैं मेरे साथ, अली अनवर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जेपी यादव हैं जिन्होंने बहुत वर्ष बिहार में पत्रकारिता की है, और प्रोफेसर संगीता जी। जेपी, मैं आपसे शुरू करूंगा। एकदम अगर सरल सीधे शब्दों में क्या है नीतीश कुमार का गेम प्लान? देखिए, ये मैंडेट नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से अलग हुए एनडीए पर, नरेंद्र मोदी के सवाल पर, और ये मैंडेट आया तो वो एक नैतिक जिम्मेवारी लेकर इससे अलग हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये सब जानते हैं कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं, तो वो अब पब्लिक में ये पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया, इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी ये मैंडेट हुआ। तो मैंने एक आइडियोलॉजिकली पोजीशन लिया था और मैं उस पर सही हूं और इसके मैं दरकिनार करता हूं। लेकिन वो अगले चुनाव के लिए आज से ही प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगले चुनाव में हम ये मोदी वेव जो है, मोदी के नाम पर जो वोट गया, वो नीतीश कुमार के डेवलपमेंट के नाम पर अब शिफ्ट हो। ऑलरेडी आप देखिए कि कुछ बातें उठेंगी कि नीतीश कुमार ने के बीच वापस जाना चाहते हैं अपना एक मुख्यमंत्री। शिवानंद जी, आपका क्या सोचना है कि ये एकदम से नीतीश कुमार क्या ये सब कर रहे हैं? शिवानंद जी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं, आपका क्या सोचना है, क्यों इस तरह से नीतीश कुमार एक नए मुख्यमंत्री को लेकर आते हैं? सब क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? चाहते क्या है वो? हम वापस आने की कोशिश करेंगे। हाँ संगीत, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं संक्षिप्त में ये बोला, चूंकि नीतीश कुमार को इस इलेक्शन में बहुत बड़ा एक राजनीतिक सदमा लगा है, वो अपने खोए हुए एक तो वो मुस्लिम जो वोट बैंक है वो उसको दिखाना चाहते हैं कि देखिए मैं अभी भी नरेंद्र मोदी के सवाल पर टकराने के लिए तैयार हूं। एक दूसरी बात, इस पूरे चुनाव परिदृश्य में यह साफ हुआ है कि जो अति दलित पिछड़ा वर्ग था, जो बहुत बड़ा एक समर्थन जेडीयू का बना था इन दिनों, उसमें वो जीतन मांझी के तौर पर
के द्वारा वो उसमें घुसपैठ करना चाहते हैं और वो ये अति पिछड़ों के सवाल को फिर ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन अब ये मेरा मानना है कि चूंकि जीतन मांझी के सवाल पे बेशक आज के उनके जो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में एकता दिखी हो, लेकिन जीतन मांझी के सवाल पे उनकी पार्टी के अंदर ही बहुत बड़ा विद्रोह है और आने वाले दिनों में ये कोई बहुत बड़ा देखने को मिल सकता है कि जीतन मांझी जेडीयू के लिए भस्मासुर साबित हो गए हैं। अली अनवर साहब, अली अनवर के पास हम जाने की कोशिश करें। धर्मेंद्र प्रधान, आपने मुझसे कहा था कि नीतीश कुमार जो है इनको इस्तीफा देने का एक और मूल कारण यह है कि उनका हाउस यानी कि उनका घर टूट रहा है, वो इन ऑर्डर नहीं है। फिलहाल तो ऐसा होता नहीं दिखता है धर्मेंद्र जी। देखिए 2 घंटे में आप उसकी नतीजा अपेक्षा मत करो। देखिए ये देखो उन्होंने जो अपने एक अपना दुनिया बनाया है, अपने काल्पनिक तर्क सब उन्होंने दिया है। ये मैंडेट 2010 में उस समय की एनडीए को था, नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में था एनडीए, लेकिन नीतीश कुमार जी के अकेले घर की संपत्ति नहीं थी, घर की मैंडेट नहीं थी, ये दोनों पार्टियों के लिए मैंडेट था। उनको उन्होंने 1 साल पहले तोड़ दिया। उन्होंने अपने जुगाड़ की राजनीति में जुगाड़ करके कांग्रेस पार्टी जिनके खिलाफ वो चुनाव लड़ते उनकी मदद से 1 साल सरकार चलाई, जिसको कि अभी अभी बिहार की जनता ने ठुकरा दिया। उनको एक जबरदस्त पराजय का स्वीकार करना पड़ा। अगर उनमें नैतिकता की कोई बात रहती तो विधानसभा भंग करते, नई जनादेश के लिए जाते, जूझते एक बार फिर। एक जुगाड़ू राजनीति, सत्ता पे बने रहने की एक बैकडोर अरेंजमेंट उन्होंने किया है, जिसके बारे में जो खबरें आ रही थी, जो आप ही लोगों दिखा रहे थे और कई प्रकार की नेतृत्व के सामने चेहरा आ रही थी, अचानक और झगड़ा बढ़ने के कारण आज उनकी जो नीतीश बाबू के सबसे करीबी लोग हैं उन्होंने शरद यादव जी की इस्तीफा भी मांगा है। आज भी हम उस बात पे अड़िग है कि उनके घर की समस्या को सुलझाने का उन्होंने एक बैकडोर जुगाड़ू राजनीति किया है। बैकडोर जुगाड़ू राजनीति। मैं ले रहा हूं एक छोटा सा ब्रेक। धर्मेंद्र प्रधान की बात का अगर मैं सरल आकलन करूं तो उनका यह आरोप है कि नीतीश कुमार जो खेल खेल रहे हैं उसके हिसाब से वो जनता के बीच बीच आए और वापस जो अति पिछड़ा है उसको भी अपनी तरफ आकर्षित करे और साथ में उनकी सरकार बनी रहे। यही है ना आकलन। हम वापस आ रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे शिवानंद तिवारी साहब के पास जाने की बिहार के मसले पर। शिवानंद तिवारी जी के पास हम बहुत देर से जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, बिल्कुल समय नहीं है। ये क्या और क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं मैं। किनसे? तिवारी जी से? जी, तिवारी जी से। अभिज्ञान देखिए, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो कसरत नीतीश कुमार ने किया है उसका क्या नतीजा वो निकालना चाहते हैं। देखिए, मैंने 2 पावर सेंटर, सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को बनाया, नीतीश कुमार जो है जीतन राम मांझी जी को बना रहे हैं। जीतन राम मांझी जी भले आदमी हैं, मैं उनको लंबे अरसे से जानता हूं, वो एक बात अलग है, लेकिन जनता के नेता तो नीतीश कुमार हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश जी सरकार का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो संगठन का काम भी जो है वो देखेंगे। तो संगठन भी उन्हीं के इशारे पर चल रहा था और एक रिमोट कंट्रोल से सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे। इससे बेहतर था कि सरकार का लगाम जो है उन्हीं के हाथ में रहता और वो सरकार चलती। उससे मैंने ये करने से उनको क्या फायदा, राजनीतिक फायदा मिलेगा, ये हम नहीं जानते हैं। केसी त्यागी जी ने कहा कि जो भी अगला मुख्यमंत्री होगा वो भरत की तरह होगा। तो ये क्या हो रहा है बिहार में और क्या हासिल करना चाहते हैं? और शरद जी के शब्दों में कहा जाए तो इसमें देश का हित क्या सधने वाला है, ये कम से कम हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और हमको लगता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए था। ठीक है, शिवानंद जी का मानना है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहे। अली अनवर जी, क्या और क्यों कर रहे हैं? आपसे भी सीधा प्रश्न है, मेरे पास बहुत कम समय है। क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार? राबड़ी देवी को एक बार मैं याद है लालू यादव बैठा चुके थे मुख्यमंत्री के तौर पर। ये क्या इस तरह की पॉलिटिक्स का री एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है बिहार में? देखिए अभिज्ञान जी, तिवारी जी बहुत बिहार के सीनियर लीडर हैं। इनको हम लोग बाबा कहते हैं
आजकल ये कुपित है हम लोगों से, इसलिए ये विश्लेषण दे रहे हैं। हालांकि ये दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ते रहे हैं शुरू से। इनको तो हम लोगों को बधाई देना चाहिए, नीतीश कुमार को बधाई देना चाहिए कि इतना बड़ा काम, पहली दफा पूरे देश में एक मुसहर का बेटा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इसे एक तरह से चाहिए कि ये बीजेपी का ये प्रोपेगेंडा है। पहले कह रहे थे कि ये इस्तीफा वापस ले लेंगे, नाटक कर रहे हैं, और जब वापस ले लिया तो उन लोगों को भी बधाई देना चाहिए कि भाई एक दलित के, महादलित के बेटा को बना दिया। वो कह रहे थे कि ये 50 विधायक हैं। अरे भाई 50 विधायक हैं, एक तो ये कहना ही आप गलत है कि आप पार्टी को आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे थे। आज दोपहर तक सीपी ठाकुर जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार तो ड्रामा कर रहे हैं, वो वही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये वापस नहीं लेंगे। और जब वापस ले लिया तो दूसरी बात कह रहे हैं, रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हैं और उसी को बाबा दोहरा रहे हैं। एक तरह से अपनी भाषा में। खैर चलिए, अब ये बिहार की सियासत है, इस पर चर्चा होती रहेगी। मैं जाते थे क्या कहूं, सिर्फ इतना कहूंगा कि 2014 के हिंदुस्तान का राष्ट्रीय चुनाव पूरा हुआ है। अभी हमारे अली अनवर साहब कह रहे थे एक मुसहर का बेटा। कोई सब ये सियासत है, मैं कोई इसको अनरियल होकर सपनों की दुनिया में देखकर नहीं जीता हूं। लेकिन फिर जाते थे एक सवाल तो मैं यही पूछूंगा ना, बदला क्या है बिहार में? ये तो सोचिए क्या बदला है बिहार में। फिलहाल नमस्कार।